Complete Edu. It's all about learning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंप्लीट एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंद्रजीत बिश्नोई +2 CBSE बोर्ड की क्लास लेके हाजिर हूँ। हमने अभी तक कुलाम्स लॉ को स्टडी किया है और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया है। तो कुलाम्स लॉ में हमने अभी तक ये देखा था कि भी कुलाम्स लॉ किस तरीके से वर्क करता है। अपने पास में दो पॉइंट चार्जेस r डिस्टेंस पर अगर हो तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होगा। तो ये जो हमने यहाँ पे k जो निकाला था, इसका जो कुलाम कांस्टेंट, इसके बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये k एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r है। यहाँ एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, जबकि एप्सिलॉन r जो है वो एक रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि मीडियम के चेंज होने से बेसिकली इफेक्ट क्या पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2 जो कि r डिस्टेंस पे है। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, इनको रखा फ्री स्पेस के अंदर, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो सिंपली k Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर है। बट जब यही दोनों चार्जेस किसी अनदर मीडियम में इनको हमने रखा जहाँ पे इनका जो इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन r, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो नया फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू अब चेंज होने वाली है, क्योंकि k जो है उसमें अब एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 नहीं रही है। फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन r विल बी इक्वल टू 1, बट फॉर अनदर मीडियम एप्सिलॉन r मे बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनाइट। अब ये इन्फिनाइट कब होगा, जब हम किसी न किसी तरह के मेटालिक मीडियम को यूज करेंगे। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं 80 फॉर वाटर। अब अगर ये दोनों जो चार्जेस Q1 एंड Q2 है जो कि r डिस्टेंस पे थे, इनिशियली इनको फ्री स्पेस में रखा और हमने सम टाइम आफ्टर हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उठा के हमने एक दूसरे मीडियम में रख दिया, और वो मीडियम कौन सा हमारे पास, वाटर। तो अब क्या होगा, अब जो ये फोर्स होगी ये फॉर्मूला दिखने में बिल्कुल वैसा ही है। चेंज क्या आया, चेंज ये आया कि फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन r की वैल्यू हमारे पास 1 थी, जबकि हमने जब दूसरा मीडियम लिया एग्जांपल के लिए वाटर, तो अब ये एप्सिलॉन r अपना 1 नहीं है, यानी कि अब ये वैल्यू कितनी होगी, f डैश जो है वो अपना कितना हो गया, f/एप्सिलॉन r, बिकॉज एप्सिलॉन r की वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो f डैश विल बी ऑलवेज लेस देन f। और इसकी ये जो वैल्यू है वो कितनी लेस होगी कितनी कम होगी, वो डिपेंड करती है कि आपका एप्सिलॉन r जो है वो कितना कम है। इसी पे हम लोग एक एग्जांपल जो है वो करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक रिजिड एंड के थ्रू किसी एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग ले रहे हैं हम लोग, और इन दोनों स्ट्रिंग्स पे जो दूसरा एंड है उस पे हमने क्या किया, दो अलग अलग तरह के चार्ज पार्टिकल जिनका मास सेम है और चार्ज भी इन पे क्या सेम है, इनको हमने यहाँ पे सस्पेंड करवा दिया। और हमने ये देखा कि ये जो दोनों चार्जेस है ये 2 थीटा एंगल पे, यानी कि ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल इक्विलिब्रियम में है। जब ये लोग इक्विलिब्रियम में थे तो इनिशियली हमने ये देखा कि एंगल कितना है, थीटा है। उसके बाद हमने इसी पूरे के पूरे सेटअप को उठा के किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, और उस
टाइम पे जब हमने दूसरे मीडियम में रखा तो हम ये देखते हैं कि भाई दूसरे मीडियम में रखने पे भी ये जो एंगल है इनके बीच का अभी भी वो कितना है 2 थीटा, चार्ज भी सेम है, इनके पार्टिकल का मास तो सेम ही है ऑलरेडी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये जो बॉल है, जो मेटालिक बॉल हमने यूज की है, इसका अगर डेंसिटी इसकी 1.8 kg पर मीटर क्यूब हो और जिस सॉल्यूशन में इसको हमने डाला है, जिस लिक्विड में या जिस मीडियम में हमने इसको रखा है, उसकी जो डेंसिटी है वो 0.8 ग्राम या 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो, तो जो अपने पास में ये दूसरा मीडियम आया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है। तो +1 में हम लोगों ने एनएलएम के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम हमने लर्न किया है, उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने फर्स्ट जो पहला केस है वो देखते हैं। पहले केस में हम लोग किसी एक अगर अपने स्फेयर पे कंसंट्रेट करें तो उस पर जो फोर्स लगने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। देखो देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो mg फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। ये स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन T है वो जनरेट होगी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक और फोर्स काम कर रहा है जो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इसको हमने नाम दे दिया Fe। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा। T का ये कंपोनेंट T cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या रहेगा, T sin थीटा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वल कर देंगे और वर्टिकल फोर्सेस को भी इक्वल कर देंगे, यानी कि इसको इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। तो होना क्या चाहिए, T cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg एंड T sin थीटा शुड बी इक्वल टू Fe। ये Fe क्या है, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस अगर मान लो r रही हो तो k⁻² हालांकि हमें इसकी इतनी नीड फिलहाल नहीं है। देखो Fe, जो ये Fe है ये इलेक्ट्रिक फोर्स को शो कर रहा है। ये इक्वेशन अगर 1 मान ले, ये 2 मान ले, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर अपने यूज़ करें तो हमारे पास tan थीटा की एक वैल्यू आएगी Fe/mg। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस को अगर हमने स्टडी करें तो यहाँ पे एक अलग तरह की चीज़ अपने को देखने को मिलेगी। क्या कि जब हम लोगों ने इस दूसरे मीडियम में इसको डिप किया है तो इसमें इस मीडियम की वजह से एक फोर्स ऑफ बियोंसी है वो काम करेगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो अब होगा क्या, ये टेंशन होगी T' और एंगल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से वही है, तो ये इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी mg है क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता कि मीडियम क्या है। ये एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी भी थीटा ही है, तो ये T' cos थीटा और फोर्स ऑफ बियोंसी मान लो कितना लग रहा है, b। और T का ये जो कंपोनेंट है T' sin थीटा और ये अभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो है कितना, Fe। पर Fe के अलावा क्योंकि यहाँ पे मीडियम दूसरा अपने पास में, तो जो अपने पास में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है εr, उसकी वजह से ये फोर्स कितना रह जाएगा, Fe/εr। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करवाएं, इसको अभी भी इक्विलिब्रियम में उसने माना है, तो क्या होगा, T' sin थीटा इक्वल टू Fe/εr और T' cos थीटा जो है वो कितना होगा अपने पास। देखो T' cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस b, क्योंकि ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो T' cos थीटा प्लस b इक्वल टू mg होना चाहिए। तो T' cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस b। ये b क्या, फोर्स ऑफ बियोंसी। अभी इस पे आएंगे हम लोग। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 3rd और ये इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन 3rd और 4th को अपने यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड कर रहा हूं मैं, T' sin थीटा अपॉन T' cos थीटा इक्वल टू Fe/εr mg माइनस b। ये कैंसिल हो गए और हमारे पास फिर से tan थीटा आ गया, पर अब की बार इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको मान लो आप 5 और ये इक्वेशन नंबर होगी 6। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं यूज़ करूं, दोनों में tan थीटा है, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। Fe अपॉन में क्या आएगा, mg
और उसके अलावा F अपॉन एप्सिलॉन आर mg माइनस बी। ये यहाँ पे मैंने इसीलिए कहा था कि F इक्वल टू के क्यू स्केयर अपॉन आर स्केयर है, उसका हमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, ये इससे कैंसिल होने वाला था। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, mg अपॉन में mg माइनस बी। अब हम लोग थोड़ा सा +1 की तरफ स्विच करेंगे। फोर्स ऑफ बियोंसी क्या थी, फोर्स ऑफ बियोंसी ये थी कि ये किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई रो m डेंसिटी का मटेरियल डिप किया जाए और इसका वॉल्यूम v हो, तो जो इसके फोर्स, जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो mg लग रहा था, उसके अंदर एक थोड़ा सा जो है वो क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करेगा जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बियोंसी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लगेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया, मास इंटू में जी। ये तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जितना इसने, फॉर एग्जांपल अगर वाटर भरा हो, तो जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वाटर के इक्विवेलेंट फोर्स में क्या हो जाएगी, कमी। तो जो यहाँ से लिक्विड जो हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, उसकी अगर वॉल्यूम उसका क्या मान ले, अपने उसकी डेंसिटी मान ले रो एल। वॉल्यूम तो जितना इसने डिस्प्लेस किया उतना ही डिस्प्लेस वाटर का या फिर उस लिक्विड का होगा, तो रो एल वी इंटू जी। यानी कि फोर्स ऑफ बियोंसी जो होगा वो कितना होगा, रो एम माइनस रो एल इंटू में वी जी। ये मैं यूज करने वाला हूं इस इक्वेशन में, तो इसको मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं। एप्सिलॉन आर इक्वल टू mg माइनस बी। तो अब ये जो इफेक्टिव फोर्स है, ये जो है, ये अपने पास में फोर्स ऑफ बियोंसी, इसको हमने b नहीं लिखना था, ये दरअसल क्या है, mg माइनस बी। तो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। mg की वैल्यू कितनी है, रो एम वी जी अपॉन रो एम माइनस रो एल इंटू वी जी। ये वी जी से वी जी कैंसिल हो गया, इसका v था वॉल्यूम, g ग्रेविटी, और जो मटेरियल हमने यूज़ किया था, जो बॉल थी हमारे पास, उसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.6, और लिक्विड जो लिया था उसकी डेंसिटी कितनी थी, 0.8। तो 1.6 माइनस 0.8, 1.6 अपॉन 0.8, यानी कि ये मिलेगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी अपने को, 2। तो बेसिकली हुआ क्या कि किसी लिक्विड में डुबोने पे, किसी लिक्विड में डिप करने पर, या किसी अनदर मीडियम में जो फोर्स में जो डिक्रीमेंट आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो कितना आएगा, उसका रेशो हम लोगों ने देख लिया कि एफ डैश जो होगा वो कितना होगा, एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि चार्ज का जो ट्रांसफर है वो किस तरीके से पॉसिबल है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है बाय फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन वाला जो मेथड है हमने बहुत बार रूटीन लाइफ में यूज किया, खास करके कब, जब सर्दियां होती है, विंटर सीजन होता है, उस टाइम पे आप लोगों ने ये चीज बहुत बार नोटिस की होगी कि नाइट को हम लोग जब स्वेटर वगैरह उतारते हैं, उस टाइम पे हमें चट की आवाज जो है वो सुनाई देती है। उसके अलावा हल्की फुल्की चिंगारियां जो है, स्पार्किंग जो है वो जनरेट होती है नाइट के टाइम पे जब स्वेटर हम लोग खोल रहे होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब भी मान लो कि ये कोई अपने पास में ऑब्जेक्ट है जो ग्लास का या फिर किसी भी तरह का कोई भी डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर चार्ज जो है वो फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकता, इसको दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर फ्रिक्शन में लेके आए, फॉर एग्जांपल ग्लास रोड को किसी वुलन जो अपने पास में कोई कपड़ा है उससे अगर अपने रब करें, तो होता क्या है कि रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी। आप भी कभी करके देखना, अपने हाथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। यहाँ पे इस हीट का क्या रोल है, हीट का रोल ये है कि अब ये जो है अपने पास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इस हीट की वजह से किसी भी एक मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बाउंडेड थे, ये इलेक्ट्रॉन ये हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ से फ्री होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे
ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जहां पे ये जाएंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जहां से ये जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली फ्रिक्शन के थ्रू हम लोग जो चार्ज का ट्रांसफर करते हैं ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए है। जो अपने पास मेटालिक मटेरियल है उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तो रब करने की जरूरत ही नहीं है, वहां ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो अपने पास मेटालिक प्रॉपर्टी के मटेरियल्स होंगे उनके लिए तो बाई कॉन्टैक्ट काफी है चार्ज का ट्रांसफर करने के लिए, वहां पे फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन वाला जो है ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि जो अपने पास पॉलीथीन होती है, खास करके जो सूट वगैरह हम लोग लेके आते हैं, उस पॉलीथीन का जो ऊपर की जो सरफेस है वो चिपकती है बार बार हाथों के। तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, क्योंकि वो बार बार रगड़ उस पर लग लग के फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाती है। तो चार्ज की वजह से एक उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे पे चले जाएंगे या दूसरे ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आ जाएंगे। तो फ्रिक्शन वाला जो है ये ओनली फॉर डाइलेक्ट्रिक जो है मटेरियल हम लोग काम में लेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे वो डिपेंड करता है कि कितनी देर तक इसको फ्रिक्शन में हम लोगों ने रखा है। जितनी देर फ्रिक्शन होगा उतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसी हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होकर एनर्जी रिसीव करके वो दूसरे मटेरियल पे लगातार ट्रांसफर करते रहेंगे। दूसरा अपने पास जो मेथड है फ्रिक्शन के अलावा वो है बाय कॉन्टैक्ट। अब एक बात सोचो आप कि अगर हम लोगों के पास में किसी भी तरह का मेटालिक प्रॉपर्टी का कोई मीडियम हो या ऑब्जेक्ट हो तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें उसके लिए फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उनको कांटेक्ट में लेके आना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अपने पास में कोई ए ऑब्जेक्ट है और उस पर कुछ चार्ज है Q1, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी मेटालिक प्रॉपर्टी का है और ये न्यूट्रल है। जैसे ही हम इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि ट्रांसफर भी हो सकते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा और जैसे ही वो यहां आएगा, ये पॉजिटिव किस वजह से था, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसकी जगह ये क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरीके से लगातार ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होते रहेंगे और इसका जो चार्ज है Q1 जो था वो रिड्यूस होता जाएगा और इसके अंदर जो चार्ज था वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये होगा कब तक, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। 2014 के अंदर CBSE बोर्ड में इस पे बाकायदा क्वेश्चन आया था कि चार्ज ट्रांसफर जो है वो किस में होगा, कितने टाइम तक होगा। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट लिया और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पे भी पहले से कुछ चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है। अगर हम लोग इनको किसी मेटालिक वायर से कांटेक्ट करवा दें तो उस कांटेक्ट के बाद में जो चार्ज जो होगा वो Q1 से Q2 पे जाएगा या Q2 से Q1 पे आएगा या ट्रांसफर ही नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो एक जो हमारे पास में जो बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर अगर Q1 10 कूलम हो, Q2 5 कूलम हो, तो ग्रेटर जो होगा, जो चार्ज बड़ा होगा, वहाँ से कम चार्ज वाले ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। सुनने में सही भी लग रहा है, बट क्या ये फैक्ट है? तो रियल में अगर हम लोग देखें तो ये फैक्ट नहीं है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। किससे? जैसे मान लो कि ये मेरे पास में एक इस शेप का एक छोटी सी पाइप मान लो जिसमें वाटर भरा हुआ है और एक मेरे पास में ये एक बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया का
बड़ा सा टब है। अब देखने वाला साफ देख के बता सकता है कि इसके अंदर अमाउंट जो है वो वाटर की ज़्यादा है, इसमें कम है। अगर मैं इन दोनों को पाइप के थ्रू कनेक्ट करवा दूं, इसमें 10 लीटर था और इसमें जो है वो 5 लीटर है, तो जो वाटर जो है वो डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ होगा? सीधा सा आंसर है यहाँ से यहाँ पे। क्या 5 और 10 लीटर मायने रखता है? नहीं रखता। असल में जो चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ होगी वो होगी लेवल। जब तक इनका लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक वाटर का जो है वो फ्लो होता रहेगा। ऐसे ही चार्जेस के मामले में भी यही केस है। अब चार्जेस में हम लोग लेवल किसको मानेंगे? तो वो होगा अपने पास बच्चों पोटेंशियल। 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो है वो मूव करेगा। बाकी पोटेंशियल पे पूरा एक चैप्टर है हमारे पास में, उसमें हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज जो है वो कहाँ से ट्रांसफर करेगा, तो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, कॉमन नहीं हो जाता। जैसे इनका कॉमन पोटेंशियल होगा, चार्ज का फ्लो जो है वो अपने आप रुक जाएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इनमें चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लो दोनों आइडेंटिकल हो, बिल्कुल एक जैसे स्फेयर हो या एक जैसे दोनों ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में जो है हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये Q1 है ये Q2 है, तो इनको जब टच करवाएंगे तो जो फाइनल चार्ज होगा दोनों पे वो दोनों का एवरेज होगा। पर ध्यान दें कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होगा जब दोनों अपने पास ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे होते, आइडेंटिकल होते, तो जो फाइनल चार्ज है वो कितना होता? 10 कूलाम प्लस 5 कूलाम। 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 अपॉन में 2, यानी कि 7.5। ये फाइनल चार्ज होता किसी एक ऑब्जेक्ट पे। पर ये ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हों, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते ही हैं, अक्सर होते हैं। तो उस केस में इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो जब तक सेम नहीं होता तब तक इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर है वो होता रहेगा। ऐसा ही एक केस हमने हीट में भी देखा था। हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, मतलब हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो वो किस पैरामीटर पे जाएगा? तो उसका पैरामीटर जो है वो होता है टेम्परेचर। हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा, और तब तक होगा जब तक कि टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। सेम चीज़ है कि जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। और अगर प्रैक्टिकली पूछा जाए कि ये कितनी देर में हो जाता है, तो अगर दो स्फीयर अपने पास में हो और दोनों को टच करवा दें तो ये सिर्फ कुछ नैनो सेकेंड्स जो है उस टाइम इंटरवल के अंदर ये चार्ज का ट्रांसफर है वो हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि उनके बीच में चार्जिंग, जैसे हम लोग इनको टच करवाते हैं एक स्पार्किंग जनरेट होती है। जितनी भी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स है वो सारे के सारे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी के अंदर स्पार्किंग जनरेट होगी, वहाँ से कंबशन स्टार्ट होगा। इसके अलावा कभी आप घर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी के अगर दोनों प्लस और माइनस को अगर आप टच करवाओ तो जैसे उनको टच करवाओगे स्पार्किंग जनरेट होगी। वो स्पार्किंग दरअसल उस टाइम पे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होता है और वो इतना हाई इंटेंसिटी पे होता है कि उसकी वजह से एनर्जी का कुछ लॉस होता है। वही एनर्जी कुछ साउंड की फॉर्म में और कुछ जो है वो लाइट की फॉर्म में इमिट हो जाती है। अब जो तीसरा जो मेथड है चार्ज ट्रांसफर का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें हम लोग देखो, पहले वाले में फ्रिक्शन था, दूसरे वाले के अंदर हमने फ्रिक्शन नहीं करवाया, सिर्फ टच करवाया। थर्ड जो टाइप है चार्ज ट्रांसफर का उसमें हम लोग टच भी नहीं करवाएंगे। देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं बाय इंडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और या फिर कौन सा है, बाय कांटेक्ट। फ्रिक्शन वाला नॉर्मल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इंडक्शन में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ये स्टैंड जो है वो कैसा है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक स्टैंड या इंसुलेटिंग स्टैंड बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों के अंदर फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता। अब क्या हुआ कि इसके पास किसी दूसरे एक और मेटालिक बॉडी को लेकर आए और उसको भी क्या है हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। होगा क्या, होगा ये कि इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पे आ तो नहीं सकते, बट इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में वो सारे के सारे इस साइड में
इकट्ठे हो जाएंगे। अब जैसे ये सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आएंगे, तो जो इसकी राइट हैंड साइड है उसके ऊपर ये जो प्लस चार्ज है ये इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज जो है वो अभी भी है तो नेट इस पे जीरो, बट उसका क्या पोलराइजेशन हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमने एक और काम किया क्या कि इसको हमने ग्राउंड करवा दिया। ये ग्राउंड क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक केबल्स जो होती है, जो हम लोग अलग अलग जगह पे पोल्स के थ्रू देखते हैं, तो वहाँ पे एक अलग से वायर होती है, उस वायर को हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के अंदर उसको ग्राउंड करके रखते हैं। ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, उस वायर, एक वायर को निकाल के हमने अंदर रख दिया, अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में करवा दिया उसको। तो ग्राउंड का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल। अर्थ जो है इसका पोटेंशियल कितना माना जाता है, जीरो। और क्योंकि हमने इस प्लस वाले को ग्राउंड करवाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, हाई पोटेंशियल पे, और ये क्या है, लो पोटेंशियल पे। तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा ट्रेवल कर जाएगा इसके अंदर, और ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा। सोचने वाली बात ये है कि ये स्फीयर जो है पूरा का पूरा कांटेक्ट में है अर्थ के साथ, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ, तो इसका रीजन है कि इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, अट्रैक्शन में है। आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राउंड को यहाँ से डिस्कनेक्ट करवा देंगे और इसको भी यहाँ से दूर ले जाएंगे। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस पे बचा है, ये सारा नेगेटिव चार्ज इक्वली स्प्रेड हो जाएगा इस पे, और इस तरीके से बाय इंडक्शन हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज है वो दे सकते हैं। तो हमने चार्ज ट्रांसफर के 3 मेथड देखे हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कांटेक्ट, और तीसरा जो था वो क्या है, बाय इंडक्शन।